नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आपका तरंग पॉडकास्ट सीरीज में। और आज इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू से होने वाले घातक स्वास्थ्य प्रभावों के प्रति जागरूक करना होता है, साथ ही तंबाकू के सेवन से दूर रहने के लिए प्रेरित करना होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा यह 1987 में शुरू किया गया था और आज हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल से डॉक्टर कुलदीप शर्मा। डॉक्टर कुलदीप शर्मा कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, साथ ही वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में कैंसर डिपार्टमेंट में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। तो जैसा कि आज हम तंबाकू निषेध दिवस के विषय में बात कर रहे हैं, तो इसी में मैं जानना चाहूँगी विश्व तंबाकू निषेध दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है? जी, so this World No Tobacco Day, this is celebrated in May every year and ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट एक दिन साल में हम इस चीज़ के लिए देते हैं कि हम अपने लोगों को, हम अपने युवाओं को तंबाकू और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। बिकॉज़ ये एक बहुत ही हार्मफुल चीज़ है, ये बहुत एक सीरियस चीज़ है और ये ऐसी चीज़ है जो हमारे पूरे कंट्रोल में है। तो किसी ऐसी चीज़ को हमें ज़रूर उस पर ध्यान देना चाहिए जो कि हमारे पूरी तरह से कंट्रोल में है। तो ऐसे में ऐसा कोई दिन होना या ऐसा कोई वीक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आई विश कि हम फ्यूचर में और भी ऐसे कुछ इवेंट्स या डेज़ इसको डेडिकेट कर सकें। जी सर। तो सर, इसी के साथ में ये जानना चाहूँगी कि भारत में तंबाकू सेवन की क्या स्थिति है और क्या युवाओं में इसका चलन बहुत बढ़ रहा है, और यदि ऐसा है कि युवाओं में तंबाकू का चलन बहुत बढ़ रहा है तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ओके, सो जो जैसे आपने बताया कि जो इसकी स्थिति आजकल क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि स्थिति काफ़ी ख़राब है, क्योंकि जहाँ एक तरफ हम बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर रहे हैं, इन्फेक्शन वाली बीमारियां या जो गंदगी से बीमारियां होती थी उनको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी हैं, जो हमारी अपनी आदतों की वजह से जो बीमारी हैं, जिसमें एक आदत बहुत बड़ी तंबाकू और शराब का कंजम्पशन है, उससे जो रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। जबकि हमारे पास इतनी अवेयरनेस है, इतनी हमारे पास कम्युनिकेशन है, इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन, लिटरेचर, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। तो जैसे आपने कहा कि इंडिया में इसकी क्या स्थिति है, तो मैं कहूँगा कि इंडिया में इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और हमारे जो युवा हैं, हमारे जो वर्क फोर्स है, वो जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि वो इतनी इन्फॉर्म्ड है, वो इतनी स्मार्ट है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बहुत ही आसानी से इस तंबाकू की गिरफ्त में आ जा रही है। वो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो हर चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इस चीज़ को रेजिस्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये चीज़ मुझे कई बार काफ़ी परेशान करती है एज अ कैंसर एक्सपर्ट होने के नाते, बिकॉज़ मैं बहुत सारे यंग पेशेंट्स को आजकल हम OPD में देखते हैं, हम अपने क्लिनिक्स में देखते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि अब जो ये जिस बीमारी के साथ, कैंसर के साथ हमारे पास आए हैं, इसको तो बहुत आसानी से इससे बचा जा सकता था। तो पहले ज़माने में तो हमें ये लगता था कि शायद लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन वाज द मेन प्रॉब्लम। बट आजकल तो सारी इन्फॉर्मेशन किताबों में, टीवी पे, रेडियो में, इवन सिगरेट के पैकेट के ऊपर भी साफ साफ लिखा है और उसकी पिक्चर्स दी गई हैं। बट उसके बावजूद हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो
इसके जाल में फंसते जा रहे हैं और ये चीज़ मुझे लग रहा है धीरे धीरे बढ़ रही है. सो दिस इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग, दिस इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग. As a citizen, also as a cancer expert, also, and as a person who care for these youngsters. So it is a problem. जी. तो जैसा सर हम कहते हैं कि तम्बाकू और निकोटिन जैसी चीज़ें हैं वो किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं, तो वो इतनी हानिकारक क्यों हैं? साथ ही सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इन चीज़ों की वजह से व्यक्ति को किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है? ओके, सो योर क्वेश्चन हैज़ टू पार्ट्स कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर. सो जो हम तंबाकू कहते हैं ओवरऑल, चाहे वो किसी भी तरह का तंबाकू हो, उसमें जो मेन हार्मफुल कंपाउंड है वो है निकोटीन. और जब हम उस निकोटीन को प्रोसेस करते हैं सिगरेट बनाने के लिए या खैनी बनाने के लिए या जर्दा बनाने के लिए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड की जाती हैं. सॉल्वेंट्स होते हैं कुछ, उसमें उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए टेस्ट एनहांसर्स होते हैं, उसके कलर को सुंदर बनाने के लिए एजेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं. तो ये सारी चीज़ें, नॉट ओनली तंबाकू के अलावा ये सारी चीज़ें. और जब हम तंबाकू को जलाते हैं तो जो वो कंबस्शन प्रोसेस है उसमें और फर्दर हार्मफुल केमिकल्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, हार्मफुल ऑर्गेनिक केमिकल्स निकलते हैं. ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए हार्मफुल हैं. सो दीज आर दी हार्मफुल केमिकल्स वी आर टॉकिंग अबाउट. देन ये भी देखा गया है कि जो लोग जब तंबाकू का सेवन जो लोग करते हैं तो अमूमन देखा गया है कि वो लोग शराब का सेवन भी करते हैं. तो तंबाकू और शराब दोनों आपस में दोनों हार्मफुल हैं. इसके अलावा जब इन दोनों को कॉम्बिनेशन में लिया जाता है तो जो उसका कंबाइंड ख़राब असर है वो 1+1 2 नहीं होके 1+1 11 की तरह होता है. क्योंकि जब कोई एक इंसान तंबाकू और शराब को इकट्ठे लेता है तो जो शराब है वो हमारे तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स को, निकोटीन के हार्मफुल प्रोडक्ट्स को हमारे टिश्यूज़ में काफ़ी गहराई तक ले जाती है, तो उसके असर और ज़्यादा ख़राब होते हैं. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दोनों चीज़ों को छोड़ा जाए और कोशिश की जाए कि हम धीरे धीरे इन दोनों चीज़ों से निजात पाएँ. जी. इसके अलावा आपने सेकंड क्वेश्चन बोला कि इससे क्या हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ रहे हैं, क्या बीमारियां हो सकती हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी और सबसे ख़तरनाक बीमारी तो कैंसर है, उसके बारे में तो हम आगे बात भी करेंगे. सो बहुत सारी तरह के कैंसर हैं हमारी बॉडी में जो तंबाकू और इन प्रोडक्ट से होते हैं. इसके अलावा दमे की बीमारी हो सकती है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आगे जाके उनके बच्चे होने के जो संभावना है वो कम हो सकती हैं. प्रीमेच्योर बेबीज़ हो सकते हैं. जो बच्चे स्मोकर फीमेल्स को होते हैं उनका बर्थ वेट भी कम होता है, वो कम हेल्दी होते हैं. इसके अलावा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो सकता है इन पेशेंट्स को. जो लोग तंबाकू ले रहे हैं उन्हें नींद की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको जनरल एक्टिविटी कम हो सकती है, उनको साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा हो सकती हैं, वो डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार ज़्यादा होते हैं. तो मेरे हिसाब से अगर कोई तंबाकू और शराब का सेवन कर रहा है तो शायद ही हमारी बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गन होगा जो कि उससे असर में नहीं आ रहा होगा या उससे प्रभावित नहीं हो रहा होगा. सो आप इस बात से, इस सेंटेंस से समझ सकते हैं कि हम एक एजेंट को अपनी बॉडी में अवॉइड करने से अपनी बॉडी के ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स को सुरक्षित रख सकते हैं. तो सर जैसा आपने अभी बीड़ी, गुटखा, खैनी इन सब विषयों के बारे में बात की, तो मैं जानना चाहूँगी कि बीड़ी, गुटखा, खैनी, तम्बाकू इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या होता है और इसके क्या कारण हो सकते हैं? जी, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है बिकॉज़ इन सारी चीज़ों में सारी चीज़ें ही खतरनाक हैं. बट एज अ डॉक्टर मुझे पता है ये सारी चीज़ें ख़तरनाक हैं. बट हमारे जो युवा हैं या जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत सारी चीज़ों को ख़तरनाक नहीं मानती. उनको ऐसा लगता है कि हाँ शायद ठीक है शराब ख़तरनाक है और बीड़ी सिगरेट ख़तरनाक है. और जैसे गांव के बहुत सारे लोग जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं
उनको जैसे लगता है कि वो बहुत बार बोलते हैं कि सर हम तो सिर्फ हुक्का ही तो पीते हैं, तो वो शायद हुक्का को बहुत हार्मलेस चीज़ मानते हैं एंड वो उसको बहुत स्टाइलिश चीज़ मानते हैं। वो बहुत सारे ग्रामीण लोग जो युवा हैं वो हुक्का के साथ अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, तो उनको लगता है ये बहुत स्टाइल वाली चीज़ है और बहुत हार्मलेस चीज़ है। तो ऐसा नहीं है, हुक्का में भी उतना ही निकोटीन और उसी तरह का निकोटीन है जैसा कि सिगरेट में है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो उन एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कि खैनी गुटखा एक उनके कल्चर का पार्ट है, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके यहाँ तो पीढ़ियों से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शायद ये बड़ी ही नॉर्मल सी चीज़ है और बड़ी ही हार्मलेस चीज़ है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ या भ्रांति है। तो ऐसा नहीं है कि जो गुटखा है या खैनी है या इवन सुपारी है, जो कि हम एक बहुत आम चीज़ पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ समझ के उसको खाते हैं, पान मसाले को खाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी देखते हैं जो सिगरेट बीड़ी शराब नहीं पीते, लेकिन वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, इन चीज़ों का सेवन करते हैं और अल्टीमेटली वो भी कैंसर का शिकार होते हैं। तो जो भी आपने सारी चीज़ें कहीं, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मैं ये कह पाऊँ कि वो कम हार्मफुल है। सारी चीज़ें हार्मफुल हैं। वो किसके लिए कितनी हार्मफुल होंगी वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। कुछ लोगों को हो सकता है वो ये सब इस्तेमाल करने के बावजूद भी बच जाएं बिकॉज ऑफ सम गुड रीजंस, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स और मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सम प्रॉब्लम विद कंजम्पशन ऑफ ऑल दीज मटेरियल्स। तो सर जैसे अभी आपने बात की कि स्टाइल के चक्कर में यानी कि कूल बनने के चक्कर में जो लोग हैं या युवा है वो इन सब चीज़ों की तरफ बहुत बढ़ रहा है, तो युवाओं का इन नशे की लत में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पर झुकाव ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ओके, अगर हम रीसेंट ट्रेंड्स की बात करें तो मुझे लगता है ई सिगरेट्स एक ऐसी चीज़ हैं जो मैं सुनता हूँ कि इवन स्कूल के बच्चे भी उसको इस्तेमाल करते हैं, और बिकॉज़ एक तो उनको लगता है कि ये बहुत स्टाइलिश चीज़ है, उनको वो बहुत कूल लग रहे हैं या बहुत अच्छे लगेंगे उसके साथ, और सेकंड उनको लगता है कि शायद जो ई सिगरेट्स है, क्योंकि ई सिगरेट की मार्केटिंग इस तरह से की जाती है कि भाई ये बहुत ही हार्मलेस सी चीज़ है तो आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ई सिगरेट्स में भी टोबैको प्रोडक्ट्स ही यूज़ होते हैं, और ख़ासकर जब ई सिगरेट बनाई जाती है तो उसमें उन प्रोडक्ट के साथ में कुछ और मटेरियल ऐड किए जाते हैं ताकि उसको सॉल्यूबल फॉर्म में प्रोवाइड किया जा सके। जो निकोटीन है उसको सॉल्यूबल फॉर्म में निकोटीन को आपके लिए अवेलेबल किया जा सके, तो उसके लिए बहुत सारे उसमें केमिकल्स लाइक फॉर्मेल्डिहाइड और बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स उसमें ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा उसको फ्लेवर देने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट्स भी ऐड किए जाते हैं, और उसको स्मूदन करने के लिए स्मूदनिंग एजेंट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सारे केमिकल्स हैं। सो ये बात ठीक है कि उसमें जो तंबाकू की जो जलने वाली प्रक्रिया थी, जो स्मोक प्रोड्यूस होने वाली प्रक्रिया थी, उसके कुछ केमिकल्स कम हो गए, बट उतने ही लेवल पे कुछ और केमिकल्स उसमें ऐड हो गए, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी को वो ज़रूर हार्म करेगा। सो एक तो ये ई सिगरेट्स के बारे में मैं चाहता हूँ कि हमारे युवा इस बात को समझें कि ई सिगरेट्स भी काफ़ी हार्मफुल हैं हमारे सेहत के लिए और हमारे फाइनेंसेस के लिए। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जो हम कई बार हमारे युवाओं को लगता है कि जो वो तो खाली नॉर्मल पान मसाला ही खा रहे हैं, पान तो नहीं है, तम्बाकू तो नहीं है, बट जो नॉर्मल पान मसाला है वो भी जब हम रेगुलर खाते हैं तो वो हमारे ओरल कैविटी में, हमारे मुंह में क्रॉनिक इरिटेशन पैदा करता है एक पर्टिकुलर जगह पे, और आगे जाके वो कैंसर कर सकता है। बहुत बार जब हम कैंसर के पेशेंट देखते हैं और हम उनसे पूछते हैं, हम देखते हैं कि उनका लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे मुंह में कैंसर हुआ है, और जब हम पूछते हैं कि आप जब तम्बाकू या जर्दा खाते थे तो क्या इसी साइड में रखते थे उसको, तो वो कहते हैं हाँ। तो आप समझ सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो वो जहाँ आप उस तम्बाकू और जर्दे को रख के चबाओगे उसी जगह पे आपको कैंसर होगा। सर जैसा हमने अभी स्मोकिंग के बारे में बात की थी, तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि पैसिव स्मोकिंग और डायरेक्ट स्मोकिंग क्या होती है, और क्या पैसिव स्मोकिंग भी डायरेक्ट स्मोकिंग की तरह ही हानिकारक होती है? ओके,
सो डायरेक्ट स्मोकिंग तो सपोज़ मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं स्मोक कर रहा हूँ तो वो डायरेक्ट स्मोकिंग हो गई, मैंने स्मोक किया और उस तम्बाकू से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरी बॉडी में गए। इसके अलावा पैसिव स्मोकिंग है कि पैसिव स्मोकिंग भी दो तरह की हो सकती है, एक सेकेंडरी स्मोकिंग और एक टर्शियरी स्मोकिंग। सेकेंडरी मतलब कि हम दोनों इस रूम में बैठे हैं, स्टूडियो में बैठे हैं, मैं स्मोक कर रहा हूँ, वो डायरेक्ट स्मोकिंग हो गई। आप उस स्मोक को मेरे सामने इनहेल कर रहे हो तो वो एक सेकंड हैंड स्मोकिंग हो गई। इसके अलावा एक थर्ड हैंड स्मोकिंग भी होती है। सपोज़ अभी हम दोनों इस स्टूडियो से बाहर चले जाएं और थोड़ी देर बाद कोई तीसरा आदमी आएगा, वो जब इस स्टूडियो की उसमें सांस लेगा हवा में, तो उसको भी मेरे छोड़े हुए केमिकल्स से एक्सपोजर होगा और वो इस बात से अनजान है, बिकॉज आप और मेरे को तो फिर भी पता है कि यहाँ पे स्मोकिंग की जा रही है, लेकिन उस आदमी को तो पता भी नहीं है। तो दैट इज़ कॉल्ड थर्ड हैंड स्मोकिंग। तो जो ये सेकंड हैंड और थर्ड हैंड स्मोकिंग है या पैसिव स्मोकिंग है, ये भी हार्मफुल हैं, क्योंकि इसमें जो मेरी बॉडी से एक्सेल हो रहे हैं केमिकल्स वो भी आप इनहेल कर रहे हो। सो हो सकता है ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स, एक्स्ट्रा बैड केमिकल्स हैं जो कि आपकी बॉडी में हो सकता है मेरे से ज़्यादा जा रहे हों। सो हमें ये देखना है कि जो हमारे आसपास के एरियाज़ हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे कॉलेजेस, हमारे हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, हमें कोशिश करनी है कि उसमें ना एक्टिव स्मोकिंग हो और ना पैसिव स्मोकिंग हो। तो सर, जैसे हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं जो कि तंबाकू का सेवन तो करते हैं, पर वो दूसरे लोगों को ये मना करते हैं कि आप इस चीज़ से बचें या इस चीज़ का सेवन ना करें, तो हम ये तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको पता है कि तंबाकू हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, पर वो इस लत में इतना ज़्यादा गिर जाते हैं कि इसको छोड़ नहीं पाते हैं। तो एज अ डॉक्टर आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर उन्हें तंबाकू छोड़ना है तो वो क्या कदम उठा सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा बताएं। ओके, सो मैं तो ये कहूँगा कि आज के ज़माने में शायद ही ऐसा कोई आदमी होगा जिसको ये ना पता हो कि तंबाकू हार्मफुल चीज़ है ना। पहले ये होता था कि शायद लोग बहुत इनोसेंट थे, उतने एजुकेटेड नहीं थे, तो उनको नहीं पता होता था। बट आजकल जैसे मैंने पहले भी बताया कि इतना कम्युनिकेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को ना पता हो कि तंबाकू से नुकसान होता है। तो जो लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ऑलमोस्ट सबको पता है, इवन बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं, इवन बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे हो सकते हैं जिनको पूरा A to Z इसके बारे में पता है, बट फिर भी वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो उसका रीज़न सिर्फ साइकोलॉजिकल है कि वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग को नहीं समझा पा रहे हैं या उनका दिमाग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि हम इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है विल पावर होना। सो इन्फॉर्मेशन अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट। खाली इन्फॉर्मेशन से आप किसी चीज़ से शायद नहीं बच पाओगे जब तक कि आपका माइंड ये एक्सेप्ट ना करे कि हाँ ये चीज़ ख़राब है और मुझे इसको छोड़ना है। तो सर, जब कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ने लगता है तो उसके शरीर में बदलावों का सामना उसको करना पड़ता होगा, कुछ बदलाव उसके शरीर में उसको देखने को मिलते होंगे, तो उन बदलावों से या उन चुनौतियों से वो कैसे निपट सकता है? ओके, हाँ, ये बहुत बड़ी कॉमन सी चीज़ है, बिकॉज़ जब हम लोगों को बोलते हैं, अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप ये बीड़ी सिगरेट या शराब छोड़ दीजिए, तो उनको कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब जब अगर वो निकोटीन के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी है या उनका एडिक्शन है तो उन्हें कुछ सिम्टम्स होते हैं। बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेस उनको हो सकता है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है, उन्हें थोड़ा सा गैस्ट्राइटिस या इंडाइजेशन हो सकता है, वो थोड़ा नर्वस फील करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं। बट मैंने ये देखा है कि लोग इस चीज़ से डरते ज़्यादा हैं। इतनी प्रॉब्लम्स होती नहीं है छोड़ने पे जितनी कि उनको दिमाग में लगता है कि अगर हम ये छोड़ देंगे तो हमें बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन जब वो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जब उनकी विल पावर स्ट्रांग होती है और वो छोड़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, और अगर वो प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत होती भी हैं तो वो अपने डॉक्टर से या अपने काउंसलर से बात करके उसको बहुत ईजीली मैनेज कर सकते हैं। बट उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी विल पावर, आपका मेंटल कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपको ये सोचना चाहिए कि अगर कोई बात नहीं, अगर मुझे 2-4 दिन कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो भी जाएंगी
तो कोई नहीं, आई विल मैनेज, बट मेरी आगे की जो फ्यूचर लॉन्ग लाइफ है दैट इज़ गोइंग टू बी मोर हेल्दी एंड सिक्योर। जी सर। तो जैसे सर आपने निकोटिन के बारे में बात की, तो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी और अन्य दवाइयाँ कितनी प्रभावी होती हैं और क्या वे किसी व्यक्ति के लिए सुरक्षित हो सकती हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो एक पूरी तरह सुरक्षित चीज़ है, क्योंकि वो काफ़ी रिसर्च और उसके बाद उसको मान्यता मिली है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि खाली निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी से आप डी एडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, जब तक कि वो व्यक्ति खुद इस बात को, सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करे कि वो तम्बाकू और ये चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, फिर वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि वो चीज़ें गलत हैं, और फिर वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि उसे उन चीज़ों को छोड़ना है अगर हमें उसे आगे हेल्दी रहना है। नॉट ओनली अकेले उसे, उसकी पूरी फैमिली, उसकी नेक्स्ट जनरेशन्स भी, क्योंकि ये देखा गया है कि जो मेल्स या फीमेल्स स्मोक करते हैं उनकी आगे वाली जो जनरेशन है उसमें भी कुछ ऐसे जेनेटिक बदलाव आते हैं हमारे डीएनए में, जो कि हमारे आगे वाली जनरेशन्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ है, उनकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। सो दे हैव टू थिंक लाइक दैट, दे हैव टू कन्विंस देमसेल्व्स रादर देन कि उन्हें कोई तीसरा आके बताए। उन्हें खुद अपने आप से कन्विंस होना है कि हाँ, मेरी अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग है और मुझे इस चीज़ को छोड़ना है। उसके साथ में अगर हम निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ करेंगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो सर ऐसा होता है कि कई बार कोई व्यक्ति बहुत कोशिश करता है कि वो तम्बाकू छोड़ दे, या जो भी जिस भी नशे की लत में वो पड़ा है उसको छोड़ने की बहुत कोशिश करता है। जी जी। बट कोशिश करने के बाद भी वो उस चीज़ से दूर नहीं हो पाता है जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यस, ऐसा हो सकता है कि कुछ परसेंट केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो ये एडिक्शन है वो काफ़ी डीप रूटेड होता है। सो उसके लिए या तो उनकी फ़िज़िकल डिपेंडेंसी हो सकती है, या उनके बैकग्राउंड में कुछ साइकोलॉजिकल, सोशल, कुछ ऐसा पीछे परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो उनको इससे दूर नहीं जाने देते हैं। तो अगर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है जो खुद कोशिश कर रहा है बट उसके बावजूद सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है डी एडिक्शन करने में, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि वो किसी डॉक्टर से मिलें जो इस चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं। आजकल बहुत सारी हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे NGOs अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो डी एडिक्शन के दिशा में काम करते हैं। तो वो इस चीज़ का पता करें, और जो भी उनके नियर बाय ऑथेंटिक ऐसा इंस्टीट्यूशन या हेल्पलाइन मिलती है तो वो उनके संपर्क में आए। बहुत सारे लोग इस चीज़ को थोड़ा सा झिझकते हैं ऐसे हेल्प लेने में, बट मुझे लगता है ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर अच्छी विल पावर है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉजिटिव चीज़ है, और आप इसमें किसी की हेल्प लें और इस पॉजिटिव चीज़ को और आगे लेकर जाएं, ताकि आप इस नशे के जाल से अपने आप को और हमारी सोसाइटी को मुक्त कर सकें। तो जैसे सर हम आज नो टबैको डे मना रहे हैं, तो आप हमारे श्रोताओं को या आज हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मेरा एज एन हेल्थ एक्सपर्ट और एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट मेरा संदेश यही रहेगा कि हम इस तंबाकू और नशा और शराब इसके इस जाल में ना फंसें। देयर इज़ अ बिग लॉबी ऑफ टोबैको इंडस्ट्री, टोबैको एडवर्टाइजमेंट्स, जो कि हमारे ऊपर एक प्रेशर बनाती है कि हम इस चीज़ के अंदर फंसे रहें। सो हमें ये समझना है कि ये चीज़ उनके लिए तो फ़ायदेमंद है, बट ये हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए ओवरऑल काफ़ी नुकसानदेह है। सो इस चीज़ से बाहर आएं, इसकी गंभीरता को समझें और कोशिश करें कि इससे दूर रहें, ताकि हमारी आगे वाली जनरेशन ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा पॉजिटिव हो सके। तम्बाकू के बचाव के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
अभी इस कार्यक्रम में हमने तंबाकू से होने वाली बीमारियों और उसके बचाव के विषय में बात की। आशा है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अभी मैं दिव्या लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।